हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी IQ। आज हम बात करेंगे एक और नए टॉपिक की मैनेजमेंट की, जो कि है आपका ह्यूमन रिलेशन एंड इट्स अप्रोच टू मैनेजमेंट। यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशन में लोग होते हैं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में लोग, उनके बीच का रिलेशन कैसा होना चाहिए और उसका मैनेजमेंट में क्या अप्रोचेस होते हैं। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग इन टॉपिक्स पे डिस्कस करेंगे। अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करें तो देखिए लिखा है इसमें ह्यूमन रिलेशन एंड इट्स अप्रोच टू मैनेजमेंट में सबसे पहली बात बोली गई कि जो ह्यूमन रिलेशन है और उसका अप्रोच है वो इनफॉर्मल के यहाँ पे देखिए वर्ड यूज किया गया, इट रिलेट्स इनफॉर्मल रिलेशन अमंग एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉयज। ह्यूमन रिलेशन अप्रोच एक्सप्लेन करता है कि इनफॉर्मल रिलेशन अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का है तो इट इज कंसर्न विद मॉरल एंड साइकोलॉजिकल रेदर देन लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि दो लोग हैं, अगर एक है एम्प्लॉयर एक है एम्प्लॉय, ये है आपका बॉस जो आपको लीड कर रहा है और ये जो उसके अंडर में काम कर रहा है एम्प्लॉय। कौन है ये एम्प्लॉय है, सिंपल। तो ये इसको ऑर्डर दे रहा है और ये उसके अकॉर्डिंग वर्क कर रहा है, ठीक है। अब ये जो होंगे, अगर इनके बीच का रिलेशन इनफॉर्मल है, कैसा रिलेशन है, इनफॉर्मल है, तो ये माना जाएगा कि इनका रिलेशन ज़्यादा लीगल होने से ज़्यादा साइकोलॉजिकल है। साइकोलॉजिकल मतलब है कि इनके बीच की बॉन्डिंग इस तरह से है, या वर्कर और मैनेजर के बीच में जो बॉन्डिंग है वो कुछ यूं है कि काम आपसी तालमेल से हो जाता है। यानी कि बॉस ने इंस्ट्रक्शन दिया वर्कर को और वर्कर ने उस काम को फॉलो कर लिया, रेदर देन लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। अब लीगल एस्पेक्ट का मतलब यहाँ पे ये है कि लीगल, इसको मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू समझाऊंगा तो आपको जल्दी समझ में आएगा कि ये मैं क्या कहना आपको चाह रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैंने कहा ये है आपका बॉस, ये हमने बना दिया बॉस फॉर एग्जाम्पल, और ये है आप, चलो मैंने स्माइल करते हुए बना दिया ताकि आपको पता चले ये बॉस है, और ये है आपका वर्कर या फिर हम कह सकते हैं एम्प्लॉय। बॉस इनके और इन दोनों के बीच में अगर रिलेशन इनफॉर्मल है, कैसा रिलेशन इनके बीच में, इनफॉर्मल रिलेशन है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इन दोनों की जो आपस में इक्वेशन है वो पर्सनल लेवल की है, और इसी पर्सनल लेवल की रिलेशनशिप की वजह से हम लोग वर्ड यूज करते हैं इनफॉर्मल रिलेशन। अब वर्कर बॉस के द्वारा दिए हुए जो भी वर्क है या फिर हम कह सकते हैं ऑर्डर है वर्क के फॉर्म में, वो पूरा करता है और अपने बॉस को कुछ समय बाद वो क्या कहते हैं उसकी इंफॉर्मेशन दे देता है। क्या देता है? इंफॉर्मेशन कि हाँ भाई आपने जो मुझे काम बोला था मैंने उस काम को पूरा कर लिया। तो यहां पर इनफॉर्मल रिलेशन तभी पता चलेगा जब दोनों के बीच में रिलेशन पर्सनल लेवल का है। कैसा है? पर्सनल। लेकिन अगर यही रिलेशन इन दोनों के बीच में फॉर्मल कब हो जाएगा? इनके बीच में रिलेशन तभी फॉर्मल हो जाएगा कब? जब ये क्या करेंगे, ये इस चीज को फॉर्मल की जगह इनफॉर्मल की जगह फॉर्मल कब हो जाएगा? ये तभी हो जाएगा जब ये उस चीज पे वापस काम करेंगे। यानी कि अगर उन्होंने, बॉस ने अपने वर्कर को कुछ ऑर्डर दिया और वर्कर ने उस ऑर्डर को एकदम एज पर इंस्ट्रक्शंस फॉलो किए, तो यहां पर ये पर्सनल नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा? लीगल। क्योंकि ये आपने उनको जो भी बात बोली उन्होंने उस बात को उस तरह से फॉलो किया। तो यहाँ पर कोई पर्सनल रिलेशन नहीं है। बॉस ने कहा इतने घंटे काम करना है, ऐसा ऐसा काम होना चाहिए, वर्कर ने कहा ठीक है मैं ऐसा ऐसा काम एग्जैक्टली ये काम करके ऐसे ऐसे इतने समय में दूंगा, 10 घंटे बोले तो 10 घंटे में दूंगा। ये इंस्ट्रक्शंस जो दिए और इसको जो फॉलोअप किया यहाँ पर लीगल होगा, क्योंकि यहाँ पर एकदम प्रोफेशनल फॉर्मल तरीके से काम हो रहा है, कोई भी इन दोनों के बीच में कोई भी स्पेशल बॉन्डिंग नहीं है। तो यह ठीक है, तो इस तरीके से काम चलता है। अब आते हैं नेक्स्ट कि हम लोग जो हम बात कर रहे थे कि क्या चीजें किस तरह से होती हैं। तो ये हम लोगों ने इस पॉइंट को समझा है क्योंकि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंट्रोडक्शन है। जब तक आप ये नहीं समझेंगे कि साइकोलॉजिकल क्या है एंड लीगल एस्पेक्ट क्या है, आप आगे की कहानी समझ ही नहीं पाएंगे। इसीलिए हमने डायग्राम का यूज किया और इसको समझाया कि चीजें कैसे होंगी।
अब देखिए, अनलाइक क्लासिकल अप्रोच, क्लासिकल का मतलब मैंने पहले भी बताया है, ओल्ड अप्रोच विच स्टडीज ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम स्ट्रक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू, जो ऑर्गेनाइजेशन का एक स्ट्रक्चर होता है, ढांचा होता है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से इन्होंने फोकस किया किस पे, अपॉन ह्यूमन रिलेशंस। ह्यूमन रिलेशंस, ये इंपॉर्टेंट सारे पॉइंट्स हैं, ह्यूमन रिलेशन पे फोकस किया, सेल्फ रिस्पेक्ट, वर्क इंसान की, उनके बीच में जो रिलेशन है वो इनफॉर्मल, इंडिविजुअल का लेवल ऑफ मोटिवेशन, साइकोलॉजिकल फीलिंग्स जो एक दूसरे के प्रति वो रखते हैं कि भाई कोई प्रॉब्लम है तो उसको सोल्यूशन देना, कोई फिट फील नहीं कर रहा है, किसी को कोई तरह की मुसीबत है, ये सब चीज़ें। एंड टेंडेंसीज ऑफ द वर्कर, का काम करने के वर्कर के तरीके, ये सारे एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और ये किस अप्रोच में बात की गई थी, ओल्ड और क्लासिकल अप्रोच में ह्यूमन रिलेशन के इन सब पॉइंट्स को बताया गया था। नेक्स्ट बोला गया है, इट इज बिलीविंग it believes in analyzing the multi-dimensional nature of human beings। ये बताया गया है या इस चीज को एक्सप्लेन किया है कि वेरियस डायमेंशंस होते हैं ह्यूमन बींग्स के, यानी कि कई पहलू होते हैं काम करने के, चीज़ों को समझने के और चीज़ों को समझाने के। एंड देयर इंट्रैक्शंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग द वर्किंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और ऑर्गेनाइजेशन को समझ के ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करने की भी अलग से अंडरस्टैंडिंग होती है वर्कर्स में, तो वो इस्टेब्लिश की जाती है। एक होता है फोर्सफुली समझना कि नहीं मुझे काम करना है तो बस करना है, एक है नहीं मुझे ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करना है, ये ऑर्गेनाइजेशन मुझे बहुत फैसिलिटीज दे रहा है, मेरे लिए बहुत कुछ कर रहा है, तो मेरा फर्ज भी बनता है इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करना। तो दोनों ही स्टेटमेंट में, एक में आप इच्छा से मोटिवेट होकर काम करें और एक में आपको बस काम करना है क्योंकि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो ये इंट्रैक्शन की बात यहाँ पे बोली गई है। द ह्यूमन रिलेशन अप्रोच इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट है कि ह्यूमन रिलेशन अप्रोच को नियो क्लासिकल या नियो क्लासिकल, ये बहुत सारे नाम से जाना जाता है, इन सब से भी नियो का मतलब ही होता है नियो क्लासिकल अप्रोच के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बताया गया है। और ये इस अप्रोच को इल्टन मेयो ने क्लिनिकल अप्रोच का नाम भी दिया था। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि ह्यूमन रिलेशन अप्रोच को क्लिनिकल अप्रोच किसने बताया, तो आपका जवाब होगा इल्टन मेयो ने इसको समझाया था, इसको कॉइन किया था। ठीक है, द क्रेडिट फॉर शेपिंग दिस अप्रोच गोज टू इल्टन मेयो और उनके एसोसिएट्स। एसोसिएट्स क्या होते हैं, जो अदर पर्सन्स होते हैं जो कि सपोर्ट करते हैं, अदर जो सपोर्टर्स होते हैं उनके लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं एसोसिएट्स। इन्होंने जैसे कि F.J. रोटलेसबर्गर, विलियम जे डिक्सन, T. नॉर्थ व्हाइटहेड, E. वॉन, W. लॉयड एंड L.J. हेंडरसन, ये सब लोग सपोर्ट में थे मल्टी डायमेंशनल नेचर के ह्यूमन बींग्स के, जो कि क्लिनिकल अप्रोच के रूप में इल्टन मेयो ने इसको समझाया था। तो इन सब ने इल्टन मेयो को समर्थन दिया, सपोर्ट किया और इस थ्योरी को और समझाने में हेल्प की। अब जॉर्ज इल्टन मेयो, जिनका पूरा नाम है, वो एक ऑस्ट्रेलियन साइकोलॉजिस्ट थे। साइकोलॉजिस्ट कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, साइकोलॉजिस्ट वो होते हैं जो कि मेंटल स्टडी करते हैं पर्सन की, या मेंटल थिंकिंग और थिंकिंग से रिलेटेड काम में इन्वॉल्व होते हैं। सोशियोलॉजिस्ट जो सोशल स्टडीज करते हैं, वो सोशल एक्टिविटीज की स्टडी करते हैं। एंड ऑर्गेनाइजेशनल के थ्योरिस्ट थे जो कि 26 दिसंबर 1880 में बॉर्न हुए थे, और उन्होंने इंडस्ट्रियल रिसर्च में एज अ प्रोफेसर काम किया है कि इंडस्ट्रीज में उन्होंने काफ़ी शोध किए। शोध मीन्स रिसर्च, काफ़ी उन्होंने अच्छे से स्टडी किया कि क्या इंडस्ट्रीज के लिए अच्छी चीज़ें होती हैं और उस पर उन्होंने काम किया है। At the University of Queensland from 1911 to 1923 और लेटर वो यूनिवर्सिटी ऑफ पेनिसिल्वेनिया में उन्होंने मूव हुए, जहाँ पर उन्होंने अपने करियर, मोस्ट ऑफ हिज करियर हार्वर्ड में बिताया, जहाँ पे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। और एक्सपेरिमेंट को उन्होंने किस चीज़ पे किया, साइकोपैथोलॉजी पे, यानी कि उन्होंने कहीं ना कहीं माइंड सेट पे, माइंड सेट यानी कि थिंकिंग, जो कि घूम फिर के कहानी वहीं पे आ रही है, मेंटल थिंकिंग, उस पे उन्होंने काम किया और एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया एज अ इंडस्ट्रियल रिसर्चर। रिसर्चर की बात करें तो रिसर्चर वो होता है जो कि इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है, उस पर वर्क करता है, कई नई चीज़ों को ढूंढता है, एक पर्टिकुलर जिस चीज़ पे वो काम कर रहा है। तो इल्टन मेयो को फादर ऑफ ह्यूमन रिलेशन थ्योरी कहते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हु इज कॉल्ड एज फादर ऑफ ह्यूमन रिलेशन
थ्योरी, तो आपका जवाब होगा इल्टन मेयो, क्योंकि उन्होंने इतना सारा कंट्रीब्यूशन दिया था साइकोपैथोलॉजी से लेके इंडस्ट्रियल रिसर्चर के रूप में, एंड इन हार्वर्ड एंड इन वेरियस यूनिवर्सिटीज. दैट इज व्हाई ही इज कंसिडर्ड एज फादर ऑफ ह्यूमन रिलेशन थ्योरी. उनका जो काम था, his work supported the methods to increase the productivity, for instance change in the condition of lightning at the workplace. अब एक ऑर्गेनाइजेशन में कई बार एक ही जगह पे काम करने से इंसान भी बोर हो जाता है, या फिर काफ़ी कह सकते हैं मोनोटोनी की सिचुएशन आ जाती है. तो उन्होंने इस चीज़ को कह सकते हैं सपोर्ट किया और बताया कि नहीं, आपको अपनी जो कंडीशंस हैं उसमें चेंजेस करना चाहिए, या हम कह सकते हैं उसमें और इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, ताकि वर्कर काम करने में मोटिवेट हो और उस काम को वो और अच्छे से कर सके. तो ये तो इन्होंने इस पॉइंट में इसको समझाया. नेक्स्ट उन्होंने क्या समझाया, नेक्स्ट पहली चीज तो क्लियर की. नेक्स्ट इन्होंने बताया ही फाउंड दैट द वर्क सेटिस्फैक्शन, जो काम का सेटिस्फैक्शन है वो डिपेंड करता है, रेस्ट का मतलब आराम से नहीं, रेस्ट का मतलब डिपेंड से है यहाँ पे, ऑन टू अ ग्रेट अमाउंट ऑन द कैजुअल सोशल पैटर्न ऑफ द वर्क ग्रुप. सोसाइटी का जो कैजुअल पैटर्न है वर्क ग्रुप का, उस पर भी ये डिपेंड करता है. नेक्स्ट, द स्कूल ऑफ ह्यूमन रिलेशन टेक्स इट्स अपीयरेंस मेनली इन ग्रुप डायनेमिक्स. ये ग्रुप डायनेमिक्स में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. सेंसिटिविटी ट्रेनिंग में, कि कितनी ट्रेनिंग की सेंसिटिविटी है, क्या ट्रेनिंग में आपको चीज़ें समझानी है, किस तरह से काम करवाना है, एंड इंस्टीट्यूशनल ग्रोथ. ये सारे स्कूल ऑफ ह्यूमन रिलेशन में इन सब पॉइंट्स पर ह्यूमन रिलेशन ने फोकस किया था. तो ये जितनी भी चीजें हैं इस पे इनके द्वारा फोकस किया गया था. नेक्स्ट है कुछ अदर कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं. देयर आर सर्टेन अदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन रिलेशन अप्रोच जो कि अलग से बताई गई हैं. जैसे कि पहला, इट अज्यूम्स दैट द रिलेशन बिटवीन एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय, एम्प्लॉयर जो सीनियर होता है, एम्प्लॉय जो उनके लिए काम करते हैं यानी कि जो जूनियर बेसिकली होता है, ठीक है, उनके बारे में बात की गई है कि क्या किस तरह से होता है. जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय यानी कि सीनियर जूनियर है, ये सिर्फ हमेशा लॉज के द्वारा डिटरमाइन नहीं रहेंगे. बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इट इज़ नॉट ऑलवेज डिटरमाइंड बाय लॉज, यानी कि लॉ का मतलब लीगल टर्म्स में बात हो रही है कि ज़रूरी नहीं ये लोग लीगली काम करें या रूल्स के अकॉर्डिंग काम करें, लेकिन ये मॉरल या साइकोलॉजिकल फैक्टर्स के लिए काम करते हैं, जो कि मैंने स्टार्टिंग में आपको एक डायग्राम के थ्रू समझाया था कि काम करने की दो चीज़ें होती. एक, क्योंकि हम बंधे हुए हैं, हम कह सकते हैं कि हमें काम करना ही करना बिकॉज वी आर लीगली बाउंड, या दूसरा हमारी इच्छा है और हमारे बीच में आपस में रिलेशन ऐसे हैं अपने ओनर या बॉस और एम्प्लॉय के, कि वो लोग आपस में इतना अच्छा कोऑर्डिनेशन है कि वो लोग अपने पर्सनल टर्म्स में काम कर रहे हैं. तो ये चीज़ के बारे में भी इसमें बोला गया है. It suggests managers and supervisors to develop quality of constructive leadership. इसमें सजेस्ट किया गया मैनेजर्स और सुपरवाइजर्स को कि वो क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्टिव लीडरशिप. लीडरशिप का मतलब होता है जब लीडर बॉस बनता है और वो आपको गाइड करता है. किनको गाइड करता है? अपने फॉलोअर्स को, कि भाई मैं जो कह रहा हूँ उसको फॉलो करो और उसके अकॉर्डिंग काम करो, ताकि टू बूस्ट अप मोरल ऑफ वर्कर्स, अपने वर्कर्स के मोरल को बूस्ट करना. मोरल का मतलब यहाँ पर क्या हुआ? मोरल का अगर हम बात करें तो मोरल का बेसिकली जो मतलब है वो यहाँ पर है कि किस तरह से कॉन्फिडेंस, जो वर्कर्स का कॉन्फिडेंस है उनको उसको बूस्ट अप करना, ताकि वर्कर्स काम को एफिशिएंटली कर सके, ये डेवलप करना. तो ये क्वालिटी तभी आएगी जब एक अच्छा लीडर होगा. जैसे अगर हम बात करें रतन टाटा की, तो टाटा ग्रुप में ऑल्दो जमशेद टाटा जी से स्टार्ट हुआ था वो ग्रुप, लेकिन रतन टाटा आज भी 82 ईयर्स में 80 ईयर्स में भी उनका एक नाम है. क्यों? क्योंकि उनकी जो लीडरशिप क्वालिटी है, यहाँ पे मैं आपको एग्जाम्पल के रूप में समझाऊं, टाटा ग्रुप आज भी उनकी लीडरशिप में काफ़ी अच्छा काम कर रहा है, चाहे उनकी लीडरशिप डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो. बट एक अच्छी कंस्ट्रक्टिव लीडरशिप तभी कहलाई जाती है जब उसको लोग फॉलो करते हैं, उनके आइडियाज़ को, और उससे एक्चुअल रिजल्ट आता है. और यही एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण है कि टाटा कंपनी कई प्रोडक्ट्स में, कई वेराइटीज़ में, कई इंडस्ट्रीज़ में, कई फील्ड में अच्छा नाम कर रही है.
व्हेन योर लीडर इज अप्रोप्रिएट, और उनकी वजह से वहाँ के जो एम्प्लॉयज़ हैं, एम्प्लॉयर हैं, वो काफ़ी बूस्ट अप रहते हैं कंपनी के लिए अच्छा काम करने के लिए, बिकॉज दे नो कि कंपनी उनका हमेशा अच्छा ही करेगी और उनके साथ हर पॉइंट पे खड़ी रहेगी, या फिर जो भी डिसीजन लेगी वो उनकी भलाई के लिए लिए जाएंगे। As per this approach, worker is affected by the total work situation of an institution and adapt himself accordingly. Organization का जैसा situation होगी, situation का मतलब जैसी condition होगी organization की, उसके according worker अपने आप को अडॉप्ट करेगा। अगर condition अच्छी है तो वो और अच्छे से worker अपने आप को अडॉप्ट करेगा। ऑर्गेनाइजेशन में फैसिलिटीज अच्छी हैं तो वर्कर्स उन फैसिलिटीज को यूज करके और अच्छे से अपनी प्रोडक्टिविटी देगा। Next, it believes in analyzing the multi-dimensional nature of men. यहाँ पे men का मतलब आदमी से नहीं है, men का मतलब यहाँ पर किससे है, वर्कर्स से है, and their mutual interactions to understand the activities of an organization. और ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज को समझना ताकि फर्म अपने गोल को अचीव कर पाए। ये तभी पॉसिबल है जब हम लोग वर्कर्स के मल्टी डायमेंशनल नेचर को और उनके बीच में जो कोऑर्डिनेशन या तालमेल है उसको समझ के उसको आगे बढ़ाएंगे। नेक्स्ट, ह्यूमन रिलेशन ऑल्सो एम्फसाइज अपॉन कोऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट विद दैट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। अगर देखा जाए तो एक इंसान से कुछ नहीं होता है, लेकिन ये सोच गलत है। एक इंडिविजुअल भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि एक एक करके कई सारे होते आपका ग्रुप बन जाता है, और एक एक इंसान के बारे में जब आप ऑर्गेनाइजेशन सोचेगा, उनके बारे में स्टडी करेगा, उनके बारे में जानेगा, तो उससे ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉयज़ के और कॉन्फिडेंस बूस्ट अप करता है, और उससे जब एम्प्लॉयज़ का मोरल बूस्ट होता है तो वो अपना 100% प्रोडक्टिविटी के रूप में देते हैं। अब आते हैं हम क्रिटिकल एवेल्युएशन में। तो देखिए, क्रिटिकल एवेल्युएशन में ये चीज़ बोली गई है, दो ह्यूमन रिलेशन अप्रोच इज क्वाइट पॉपुलर, लेकिन येट इट हैज़ बीन विक्टिम ऑफ सेवरल क्रिटिसिज्म। यहाँ पर हम क्रिटिसिज्म्स की बात करेंगे। क्रिटिसिज्म्स का मतलब होता है कि जब हम किसी चीज़ के नेगेटिव एस्पेक्ट या फिर कमी बताते हैं। तो कई स्कॉलर्स हैं, स्कॉलर्स का मतलब यहाँ पर जो लोग इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं या जो लोग डेटा कलेक्ट करते हैं उससे रिलेटेड और अपने मुद्दे रखते हैं, लाइक डेविड एस्टोन, पीटर एफ ड्रकर, एलेक्स केरे, मिलर एंड फोम, लॉरेन बैरेट्स, बी एम सिलिकमैन, डेनियल बेल, बेंडिक्स फिशर, हैरोल्ड शेपर्ड, और भी कई सारे ऐसे स्कॉलर्स हैं जिन्होंने कई सारे मुद्दे, या कह सकते हैं उन्होंने कई सारे पॉइंट ऑफ व्यू रखे और अदर एस्पेक्ट समझाया। अगर कोई किसी चीज़ को नेगेटिव एस्पेक्ट समझा रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो गलत कर रहा है। कई स्टूडेंट्स इस चीज़ में कंफ्यूज होते हैं, नेगेटिव का मतलब रॉन्ग। नेगेटिव का मतलब रॉन्ग नहीं है, नेगेटिव का मतलब है कि उसको उस मुद्दे से समझाया जा रहा है। तो द मेन ग्राउंड्स ऑफ क्रिटिसिज्म आर एज फॉलोज। अब वो क्रिटिसिज्म क्या थे, आइए देखते हैं। सबसे पहला, अनसाइंटिफिक इंक्वायरी। अनसाइंटिफिक इंक्वायरी का मतलब जो ह्यूमन रिलेशन का अप्रोच है वो प्राइमरी क्या है, आउटकम है हाउथन एक्सपेरिमेंट्स का, जो कि इल्टन मेयो ने कंडक्ट किए थे और उनकी टीम ने। टीम का मतलब कौन है यहाँ पर, टीम यानी कि उन्हीं फॉलोअर्स की बात की गई है जिन्होंने उनके आइडियाज को सपोर्ट किया था। अकॉर्डिंग टू द क्रिटिक्स हैज नो साइंटिफिक बेस, कोई उनका साइंटिफिक बेस नहीं है। क्रिटिक्स जो लोग क्रिटिसाइज करते हैं, नेगेटिव पॉइंट्स बताते हैं, उन्हें क्रिटिक्स कहते हैं। द वेरी सिलेक्शन ऑफ वर्कर्स एंड एनवायरमेंट वॉज अनसाइंटिफिक। जो वर्क का सिलेक्शन है, वर्क और एनवायरमेंट के सिलेक्शन की बात है, वो बहुत ही अनसाइंटिफिक तरीके से बताई गई है, उसको बहुत ही लॉजिकल नहीं बताया गया, इस चीज के बारे में बोला गया है। नेक्स्ट है एंटी यूनियंस एंड प्रो मैनेजमेंट बायस। बायस का मतलब क्या होता है, पहले तो बायस का मतलब बता दूं। बायस का मतलब होता है भेदभाव, पक्षपात या भेदभाव, इंटेंशनली किसी को सपोर्ट करना, किसी को फेवर करना या किसी को नहीं करना, दैट इज भेदभाव। द अप्रोच इज क्रिटिसाइज्ड फॉर इग्नोरिंग द रोल ऑफ ट्रेड यूनियंस इन अ फ्री सोसाइटी। अब कई बच्चे सोचते होंगे व्हाट इज ट्रेड यूनियंस। तो ट्रेड यूनियन वो होते हैं जो कि वर्कर्स के लिए, किनके लिए, वर्कर्स के लिए, बेनिफिट के लिए, वर्कर्स के या वर्कर्स के राइट्स एंड ड्यूटीज के लिए एक मेन हेड होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में।
उनको हम टेक्निकली ट्रेड यूनियंस कहते हैं। जो भी मजदूर हैं, जो भी वर्कर्स हैं, उनके राइट्स एक्सप्लॉइट ना हो, उनको प्रॉपर पैसा मिले, सही काम करने का तरीका मिले, प्रॉपर कभी कुछ रीज़न से मुआवजे मिले, उसके लिए ट्रेड यूनियन इस्टेब्लिश किया जाता है। तो ट्रेड यूनियन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन फैक्ट्री के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन उन ट्रेड यूनियंस पे इस पर बात नहीं की गई है फ्री सोसाइटी में। Seligman, while criticizing the Hawthorne experiments, उन्होंने रिमार्क किया था that in more than 20,000 interviews on which the conclusion जो लिया गया था एक्सपेरिमेंट में, वो पाया गया कि ट्रेड यूनियंस को हार्डली मेंशन किया गया। यानी इतने सारे इंटरव्यूज, इतने सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के बावजूद भी ये देखने को मिलता है कि ट्रेड यूनियंस, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ह्यूमन रिलेशन में, उनके बारे में कहीं ना कहीं बात बहुत कम हुई है, या एक तरीके से उनको इग्नोर किया गया, जो कि एक बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म है। नेक्स्ट, इकोनॉमिक डायमेंशंस को भी इग्नोर किया गया है। The human relation approach is criticized for its failure to take into the account human relation का जो approach है, उसमें ये एक और सबसे बड़ी कमी पाई गई, क्या कि the impact of larger economic, social and technological factors on the productivity of workers in organization। ये तीन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इकोनॉमिकल, यानी कि एक तरीके से हम फाइनेंशियल फैक्टर्स की बात कर रहे हैं, जो फाइनेंस, पैसों से रिलेटेड है। सोशल, एक आपकी सोसाइटी पैटर्न, जो सोसाइटी के लिए नियम बनाए गए हैं वो। और टेक्नोलॉजिकल, यानी कि जब हम टेक्निक्स का यूज़ करते हैं प्रोडक्शन में। इन सारे फैक्टर्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, इन सारे फैक्टर्स के बारे में बात की गई है, जो कि आपके इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, इन शॉर्ट अगर हम बात करेंगे इसमें, तो इन शॉर्ट आपका ये जो थ्योरी है, ये एम्फसाइज करती है 4 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स पे, जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन इज टू बी व्यूड एज अ सोशल सिस्टम। ऑर्गेनाइजेशन को सोशल सिस्टम के अकॉर्डिंग हमें देखना चाहिए, सोसाइटी के आउटलुक के अकॉर्डिंग देखना चाहिए। दूसरा, वर्कर्स आर ह्यूमन बींग्स विद ऑल ह्यूमनली एट्रीब्यूट्स, इनफॉर्मल एलिमेंट, यानी कि जो वर्कर्स हैं वो एक इंसान है और उनको इंसानियत के ध्यान रखना चाहिए। ये नहीं कि उनसे बहुत दुर्व्यवहार कर रहे हैं या उनसे अच्छा ट्रीटमेंट नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको उनको ट्रीटमेंट भी अच्छे से करना चाहिए, बिकॉज वो आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहे हैं। नेक्स्ट, इनफॉर्मल एलिमेंट्स ऑल्सो प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन ऑर्गेनाइजेशनल आउटपुट, यानी कि जो इनफॉर्मल हैं आपके एलिमेंट्स, ये भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के आउटपुट में। किस तरह का आपका व्यवहार है, किस तरह के वर्किंग कंडीशंस हैं, इन सब चीज़ों का भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले होता है। एंड लास्ट, ऑर्गेनाइजेशन हैज़ अ सोशल एथिक्स। एथिक्स का मतलब होता है कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस जो कि हमें सोसाइटी को ध्यान में रखते हुए फॉलो करने चाहिए, इंस्टेड ऑफ इंडिविजुअल एथिक्स। एक इंसान के लिए एथिक्स बनाने से अच्छा है आप ऑर्गेनाइजेशन में सोशल एथिक्स की बात करिए, सोशल एथिक्स को फॉलो अप करिए ताकि चीजें सही हों। Next, the school of human relation is in many ways is a reply of the classical theories, and establishment of human relation movement is mainly due to the importance of the classical theories। तो ये जो स्कूल है ह्यूमन रिलेशन का, इसमें कई टाइप की क्लासिकल थ्योरीज और ह्यूमन रिलेशन मैनेजमेंट मूवमेंट के बारे में बोला गया है, उनकी इंपॉर्टेंस के बारे में बोला गया है, उनके फॉर्मल स्ट्रक्चर को समझाया गया है, उनकी कंट्रोल एफिशिएंसी को समझाया गया है, इकोनॉमी और हायरार्किकल अथॉरिटी। हायरार्किकल अथॉरिटी का मतलब है कि जो एक लेवल बनाया गया है कि टॉप है लेवल है, मिडिल लेवल है या लोअर लेवल है, इसकी एक हायरार्की मेंटेन की गई। चीज़ें नीचे से ऊपर की तरफ या ऊपर से नीचे की तरफ आएंगी, इसके बारे में भी बात की गई है। एंड द स्कूल ऑफ ह्यूमन रिलेशन हैज़ बीन एम्बॉडीड इन द वर्क्स ऑफ, ये इंपॉर्टेंट नाम है, जैसे क्रिस एग्रेस, मैकग्रेगर, लिकर्ट, मैस्लो, हर्जबर्ग एंड अदर, जिन्होंने एडवांस इंफॉर्मेशन दी इल्टन मेयो को एंड रोथलिसबर्गर एंड डिक्सन एंड द विजन डिलीवर्ड बाय चेस्टर बर्नर्ड। तो इन सब ने ह्यूमन रिलेशंस पे काफ़ी अच्छा काम किया है या काफ़ी अच्छा विजन दिया है, जो कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए काफ़ी बेहतरीन साबित हुआ है। तो आज हम लोगों ने स्कूल ऑफ मैनेजमेंट थॉट्स में ये सब चीज़ें पढ़ी।
नेक्स्ट इस पे बोला ये भी गया है कि दीज स्कॉलर्स एक्सपोज द क्लासिकल ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी बाय कैप्टिवेटिंग द फॉर्मल इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर, यानी कि क्लासिकल यानी कि जो पुरानी ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी है उसको ध्यान में रखते हुए इन्होंने एनालाइज किया, फोकस किया, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी चीज़ों को इंकरेज किया ताकि चीज़ें ओवरलुक ना हो रियल डिटर्मिनेंट्स में, और जो लोगों का पर्सन का जो बिहेवियर है करंट टाइम पीरियड में वो सामने निकल के आए, ताकि आज के टाइम पे लोग कैसे डील करें और फ्यूचर में लोगों की डीलिंग कैसे होगी सिचुएशन के अकॉर्डिंग, उस पर भी बात की गई है। एंड लास्ट, द स्कूल ऑफ ह्यूमन रिलेशन रेज्ड अपॉन दी हॉथन स्टडीज, जो कि हॉथन के काम जो कि वेस्टर्न इलेक्ट्रिकल कंपनी में शिकागो में हुआ था इल्टन मेयो के द्वारा और उनके एसोसिएट्स एफ.जे. रोथलेसबर्गर एंड डब्ल्यू.जे. डिक्सन के द्वारा, उस पर भी बात की गई कि उसके अकॉर्डिंग भी रेज किया गया। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। आज हमने काफ़ी थॉट्स पे स्टडी की और उस थॉट्स को ह्यूमन रिलेशन से कोरिलेट किया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू।